स्वागत है। आज हम प्रबंधन की दुनिया की दो बहुत प्रभावशाली रणनीतियों पर बात करने वाले हैं। हाँ, लीन सिस्टम और जस्ट इन टाइम यानी JIT। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ किताबी बातें तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये असल में काम कैसे करती हैं और किसी भी प्रक्रिया से फिजूल खर्ची हटाकर उसे बेहतर कैसे बना सकती हैं। एकदम। देखिए, लीन का फंडा बहुत सीधा है। ग्राहक को जो चाहिए, मतलब वैल्यू, वो ज्यादा से ज्यादा देना और बाकी सब कुछ जो इस वैल्यू में कुछ नहीं जोड़ता उसे हटा देना। इसी फालतू चीज को हम बर्बादी या वेस्ट कहते हैं। हाँ, ये बर्बादी शब्द सुनने में तो आसान है, पर असल में इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मतलब खराब माल या टूटी फूटी चीजें हैं? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। टोयोटा के ताइची ओनो थे ना, हाँ, सुना है नाम। उन्होंने इसे बड़े अच्छे से समझाया था। 7 तरह की बर्बादी बताई थी उन्होंने। 7 तरह की? अच्छा। हाँ, जैसे जरूरत से ज्यादा माल बना देना, ओवर प्रोडक्शन, ओके। या फिर बिना मतलब स्टॉक जमा करना, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री, मशीन या आदमी का इंतजार करना, वेटिंग टाइम, बेकार की भागदौड़ मतलब मोशन। अच्छा, जैसे ऑफिस में प्रिंटर तक बार बार जाना। हाँ, कुछ वैसा। या फिर सामान को बेवजह इधर उधर ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन, खराब चीजें बनाना, डिफेक्ट्स, और किसी काम पर जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग, इसका कोई उदाहरण? सोचिए, किसी रिपोर्ट पर 4 लेवल का अप्रूवल लेना जबकि शायद एक ही काफी हो, वो ओवर प्रोसेसिंग है। लीन इन सब को कम करने या खत्म करने की कोशिश है। अच्छा, मतलब बर्बादी सिर्फ फैक्ट्री में नहीं, हमारे ऑफिस के काम में भी खूब हो सकती है। बिल्कुल, हर जगह। तो फिर लीन सिस्टम के पीछे की सोच क्या है? किन उसूलों पे ये काम करता है? इसके कुछ बुनियादी उसूल हैं। पहला, पहली बार में ही सही काम करना, परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी। ताकि गलती सुधारने में वक्त और पैसा ना जाए। एग्जैक्टली। दूसरा, यही बर्बादी को कम से कम करना, मिनिमाइज वेस्ट। तीसरा, हमेशा बेहतर करने की सोचते रहना, निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हाँ वही। और चौथा, बदलते हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता रखना, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां काम मतलब बिना रुके, बिना इंतजार के और बिना फालतू स्टॉक के एकदम फ्लो में चलता रहे। समझ गए। तो ये तो हुई फिलॉसफी, एक नजरिया। अब इसमें जस्ट इन टाइम मतलब JIT कहाँ फिट बैठता है? JIT असल में वो लीन सोच को जमीन पर उतारने का एक बहुत दमदार तरीका है। अच्छा। हाँ, CMI की परिभाषा अगर देखें तो JIT का मतलब है सामान तभी बनाना या मंगाना जब ग्राहक को उसकी जरूरत हो। ठीक तभी? हाँ, ठीक उसी समय जब उसका इस्तेमाल होना हो, ना कि पहले से बनाकर स्टॉक में रखने के लिए। ओके। इसे पुल सिस्टम कहते हैं, मतलब डिमांड खींचती है सप्लाई को। जैसे सुपरमार्केट की शेल्फ, वो तभी भरते हैं जब सामान बिकता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। ग्राहक सामान उठाता है, मतलब पुल करता है, तभी शेल्फ भरी जाती है। ये अंदाजे से पहले ही स्टॉक भरने पुश सिस्टम जैसा नहीं है। मतलब डिमांड के हिसाब से सप्लाई। सुनने में तो ये बेहद एफिशिएंट लगता है, एकदम जरूरत के वक्त चीजें हाजिर। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसे करने के लिए काफी तैयारी चाहिए होती है। आसान नहीं है। कैसी तैयारी? जैसे आपको ऐसे सप्लायर चुनने होंगे जो भरोसेमंद हों, जो बढ़िया क्वालिटी का माल ठीक समय पर हो सके तो सीधे प्रोडक्शन लाइन तक पहुंचा सकें। अच्छा, ताकि माल चेक करने और गोदाम में रखने का झंझट बचे। हाँ, वो समय और मेहनत बचती है। फिर मशीनों को एक काम से दूसरे काम के लिए तैयार करने का समय, जिसे सेटअप टाइम कहते हैं, हाँ, उसे कम करना पड़ता है, ताकि छोटे छोटे बैच में भी सामान बनाना महंगा न पड़े। इससे आप जरूरत के हिसाब से जल्दी बदलाव कर पाते हैं। लेकिन इसमें जोखिम भी तो होंगे। अगर सब कुछ ऐन वक्त पर हो रहा है तो जरा सी गड़बड़ महंगी पड़ सकती है ना? बिल्कुल सही कहा। जोखिम है। एक बड़ी चुनौती है मांग का सही अंदाजा लगाना। हाँ, वो तो है। अगर मांग अचानक बढ़ जाए तो बिना स्टॉक के उसे पूरा करना मुश्किल हो सकता है। एकदम से कैसे करेंगे? और अगर सप्लाई चेन में दिक्कत आ गई, वही, जैसा आपने कहा, अगर सप्लाई चेन में कहीं भी रुकावट आ जाए, मान लीजिए सप्लायर के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई या ट्रांसपोर्ट में देरी हो गई, तो पूरा प्रोडक्शन रुक सकता है। क्योंकि आपके पास वो सेफ्टी नेट, मतलब पहले से जमा किया हुआ माल, इन्वेंट्री, वो तो है ही नहीं। ये एफिशिएंसी और जोखिम के बीच का संतुलन है फिर तो। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में सप्लाई चेन की दिक्कतों ने ये सिखाया भी है हमें। हाँ, ये बात तो है। तो इन चुनौतियों के बावजूद JIT अपनाने के मुख्य फायदे क्या हैं?
लोग क्यों अपनाते हैं इसे? फायदे भी कम नहीं है, इसीलिए अपनाते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि बर्बादी से जुड़े खर्चे कम हो जाते हैं। जैसे? पर क्वालिटी सुधरती है, डिलीवरी समय पर होती है, जिससे ग्राहक खुश रहता है। हाँ, और शायद आपको अपने प्रोडक्ट की बेहतर कीमत भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर लीन एक बड़ी सोच है, एक नजरिया है। बर्बादी खत्म करो, वैल्यू बढ़ाओ। बिल्कुल। और जेआईटी उस नजरिए को हकीकत बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है, जो सही समय पर सही चीजें मुहैया कराकर काम के बहाव को सुधारता है। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि क्या लीन और जेआईटी के ये सिद्धांत सिर्फ फैक्ट्रियों या प्रोडक्शन लाइन तक ही सीमित हैं? अच्छा सवाल है। और जिन्हें हम अपने रोजमर्रा के काम में, अपनी पढ़ाई में या शायद घर चलाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ हम ऐसी चीजें पहचान सकते हैं जो असल में कोई वैल्यू नहीं जोड़ रही, और जिन्हें हटाकर हम अपने जीवन को थोड़ा और लीन बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सोचने वाली बात है ना। स्वागत है। आज हम अपने स्रोतों के आधार पर तो बहुत ही दिलचस्प जापानी तकनीकों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। एक है काइजन कॉस्टिंग और दूसरी है 5S। जी हाँ। ये दोनों ही लीन सिस्टम का हिस्सा हैं और इनका मकसद है बर्बादी कम करना। वो भी अहम बात यह है कि उत्पादकता घटाए बिना। बिल्कुल, और दोनों का जो सार है वो है निरंतर सुधार, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और साथ ही जहां हम काम करते हैं उस जगह को ज्यादा कुशल, ज्यादा एफिशिएंट बनाना। तो चलिए पहले काइजन कॉस्टिंग को समझते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। काइजन ये शब्द ही जापानी है। काइजन इसका मतलब ही है लगातार सुधार। तो ये लागत घटाने का एक ऐसा तरीका है जो मानता है कि छोटे छोटे पर लगातार होने वाले बदलावों से लागत कम की जा सकती है। सही। मतलब सोच ये है कि कुछ भी एकदम परफेक्ट तो होता नहीं है ना, तो सुधार की और लागत घटाने की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। सही कहा। इसका जो मूल विचार है वो यही है कि जो प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं उनमें लगातार, मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे सुधार करते जाओ, और जो फालतू की लागतें हैं उन्हें हटाते जाओ। अच्छा। ये शुरू होता है लक्ष्य तय करने से। पिछले नतीजों को देखकर कि भी पिछली बार ये लागत आई थी तो इस बार इतनी कम करनी है। हाँ। फिर देखते हैं कि असल लागत और लक्ष्य में कितना अंतर है, गैप कितना है, और फिर वैल्यू एनालिसिस, मतलब मूल्य विश्लेषण करके लागत घटाने के तरीके ढूंढे जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है। अच्छा, तो फिर ये जो पारंपरिक तरीका है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उससे ये अलग कैसे हुआ? मुझे लगता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फोकस तो बस जो स्टैंडर्ड तय है उन्हें पूरा करने पर होता है। हाँ, बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो एक तरह से लागत नियंत्रण की तकनीक है, कॉस्ट कंट्रोल। वो मानकर चलती है कि मौजूदा हालात वो स्थिर रहेंगे। अच्छा। जबकि काइजन कॉस्टिंग ये लागत कटौती पर जोर देती है, कॉस्ट रिडक्शन। ये मानती है कि सुधार लगातार संभव है। काइजन के लक्ष्य भी वो छोटे होते हैं, जैसे मासिक, और मकसद सिर्फ स्टैंडर्ड पूरा करना नहीं है, बल्कि लागत घटाने का लक्ष्य हासिल करना है। सही। एग्जैक्टली। और अंतर भी इसीलिए लक्ष्य और असल लागत के बीच देखा जाता है, ताकि पता चले कि कमी कहाँ रह गई, क्यों रह गई। ये तो काफी दिलचस्प है। तो इसको अमल में लाने के लिए क्या कुछ खास सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जिनका जिक्र मिलता है? हाँ, इसमें 5 मुख्य बातें बताई जाती हैं। पहला, अपने ग्राहक को जाने, मतलब उनके लिए क्या वैल्यू है ये समझें। दूसरा, इसे प्रवाहित होने दें, लेट इट फ्लो। लक्ष्य है शून्य बर्बादी, जीरो वेस्ट। तीसरा, गेम्बा पर जाएं, गो टू गेम्बा, मतलब जहां असल में काम हो रहा है उस जगह पर जाकर देखें, समझें। ठीक है। चौथा, लोगों को सशक्त करें, एम्पावर पीपल। टीमों को लक्ष्य दें और उन्हें पूरा करने के साधन भी। और पांचवा, पारदर्शी बने, बी ट्रांसपेरेंट, मतलब सारे आंकड़े, सारा डेटा असली हो और सबके सामने हो। ये लगातार सुधार वाली सोच तो बहुत अच्छी है, पर इसे असलियत में लाने के लिए, जैसा आपने कहा, काम करने की जगह भी तो वैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी, व्यवस्थित। शायद यहीं से 5S की बात आती है ना? एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल। 5S जो है वो कार्यस्थल को ऑर्गेनाइज करने का, व्यवस्थित करने का एक तरीका है, और उसमें 5 जापानी कदम शामिल हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है इनके बारे में। पहला है सेरी, जिसका मतलब है सॉर्ट करना, यानी छटाई। तो मतलब ये हुआ कि काम की जगह से जो गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें हटा देना। बिल्कुल, जो चाहिए नहीं उसे हटाओ। इससे फालतू की रुकावटें कम होती हैं, जगह साफ होती है। सही। फिर आता है दूसरा S, सेट ऑन, यानी सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था। इसमें जो जरूरी चीजें हैं उन्हें ऐसे तरीके से ऐसी जगह पर रखना कि वे आसानी से मिलें और इस्तेमाल हो सकें। हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। हाँ,
सोचिए अगर रोज कोई पाना या टूल ढूंढने में 5 मिनट खराब होते हैं और वो बचने लगे, तो साल भर में कितना समय बचेगा? वही तो। और तीसरा है साइसो, यानी शाइन, चमकाना। ये सिर्फ साफ सफाई नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सुरक्षा भी बढ़ाता है और एक तरह से ये निरीक्षण भी है। मतलब जब आप सफाई कर रहे हैं तो मशीन में, औजार में कोई गड़बड़ है, कोई लीक है, तो वो नजर आ जाती है। हाँ, ये बात तो सही है, सफाई करते वक्त ध्यान जाता है इन चीजों पर। बिल्कुल। चौथा एस है सेइकेत्सु, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज करना। इसमें पहले जो 3 एस किए, छटाई, सुव्यवस्था, चमकाना, उनको बनाए रखने के लिए नियम और बेस्ट प्रैक्टिस तय की जाती हैं, ताकि काम करने के तरीके में एक रूपता आए। जैसे कि सफाई कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, चेकलिस्ट क्या होगी। और आखिरी वाला शित्सुके, यानी सस्टेन, अनुशासन। इसका मतलब हुआ कि जो नियम और मानक बनाए हैं उन्हें आदत बना लेना, बनाए रखना। जी। और इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, ऑडिट होते रहने चाहिए और लगातार मोटिवेशन, प्रेरणा भी जरूरी है, वरना लोग वापस पुरानी आदतों पर आ जाते हैं। तो ये तो एक साइकिल की तरह है जो लगातार चलता रहता है, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और हो गया। बिल्कुल नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली। और जब इसे ठीक से लागू करते हैं तो फायदे बहुत हैं। क्वालिटी सुधरती है, उत्पादकता बढ़ती है, लागत कम होती है, सुरक्षा बेहतर होती है। इसे अक्सर टीपीएम, मतलब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, और दूसरी लीन तकनीकों की नींव भी माना जाता है। और ये पीडीसीए साइकिल में कहाँ फिट होता है? ये पीडीसीए, प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल के डू यानी करो वाले चरण में बहुत अच्छी तरह फिट बैठता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, काइजन कॉस्टिंग छोटे निरंतर सुधारों से लागत घटाने पर ध्यान देता है। हाँ, जबकि 5S काम करने की जगह को साफ, व्यवस्थित और मानकीकृत करके कुशलता बढ़ाता है। एकदम। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि ये सिर्फ मतलब फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग की तकनीकें नहीं है, ये तो एक सोच है, एक मानसिकता है जो कहीं भी किसी भी काम में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, घर पर भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मानसिकता कहीं भी लागू हो सकती है। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए कि जब फायदे इतने साफ दिखते हैं, चाहे वो काइजन कॉस्टिंग हो या 5S, फिर भी अक्सर ऐसा क्यों होता है कि इन निरंतर सुधार की तकनीकों को किसी संगठन में, किसी कंपनी में पूरी तरह से अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है? क्या वो लोगों की मानसिकता होती है, मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर, या फिर कंपनी का ढांचा, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हमारे पास चैप्टर 3 ईपीडीएफ से कुछ दिलचस्प अंश हैं और हम लीन सिस्टम्स के 2 महत्वपूर्ण हिस्सों पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी टीपीएम और दूसरा है सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। जी। तो कोशिश यही है कि इन दोनों के पीछे का जो आइडिया है और ये असल में कैसे काम करते हैं उसको थोड़ा समझें। बिल्कुल। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मतलब प्रोडक्शन को बेहतर बनाने और जो वेस्टेज होती है उसे कम करने के बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। हाँ, जो आज के कंपेटिटिव माहौल में तो बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। तो चलिए सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करते हैं। मैंने पढ़ा कि ये लीन सिस्टम्स का एक हिस्सा है, पर ये पारंपरिक प्रोडक्शन लाइन से अलग कैसे है? इसका असल मकसद क्या है? हाँ, ये JIT यानी जस्ट इन टाइम और लीन का ही एक अप्रोच है। देखिए, इसका मुख्य लक्ष्य है कम वक्त में ज्यादा वैरायटी के लेकिन मिलते जुलते प्रोडक्ट्स बनाना। अच्छा। और वो भी कम से कम बर्बादी के साथ। इसमें होता क्या है कि पूरी प्रोडक्शन लाइन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सेल्स में तोड़ दिया जाता है। सेल्स ये कैसे काम करते हैं? मैंने ये भी सुना है कि इनका लेआउट अक्सर यू आकार का होता है, ये क्यों? हाँ, सही समझा आपने। हर सेल में वो सारी मशीनें और प्रक्रियाएं होती हैं जो किसी एक खास तरह के प्रोडक्ट या परिवार के लिए जरूरी है। प्रोडक्ट, परिवार? हाँ, मतलब एक जैसे डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स वाले पार्ट्स। तो प्रोडक्ट्स एक मशीन से दूसरी मशीन तक सेल के अंदर ही घूमते हैं। ओके। और वो जो यू आकार की बात है वो इसलिए ताकि कम जगह लगे, कर्मचारी आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकें, एक से ज्यादा मशीनें देख सकें और सुपरवाइजर के लिए भी निगरानी आसान हो जाती है, मूवमेंट कम होता है। समझ गई। इसको लागू करने के लिए पहले तो एक जैसे पुर्जों को परिवारों में ग्रुप किया जाता है। फिर हर परिवार के लिए प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस मतलब PFA किया जाता है। PFA? हाँ, प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस मतलब ये देखना कि कोई पुर्जा बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप। इसी से सेल का सही डिजाइन बनता है।
ये सुनने में तो काफी एफिशिएंट लग रहा है। इसके फायदे क्या है, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? फायदे काफी ठोस हैं। सबसे बड़ा फायदा है फ्लो टाइम में कमी। फ्लो टाइम मतलब प्रोडक्ट बनने में लगने वाला कुल समय वो कम हो जाता है और दूरी भी कम तय करनी पड़ती है प्रोडक्ट को। अच्छा। इससे इन्वेंट्री अपने आप कम हो जाती है, फ्लोर स्पेस बचता है, मटेरियल को इधर उधर करने का काम यानी हैंडलिंग वो कम होती है, शेड्यूलिंग आसान हो जाती है और क्योंकि एक टीम एक ही प्रोडक्ट परिवार पर फोकस करती है तो प्रॉब्लम्स जल्दी पकड़ में आती हैं, टीम स्पिरिट भी बढ़ती है, कॉस्टिंग भी आसान हो जाती है। ये तो काफी फायदे हैं, लेकिन जैसे हर सिस्टम में होता है, इसमें भी कुछ चुनौतियां या सीमाएं तो होंगी। हाँ, बिल्कुल है। एक तो ये सिस्टम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। मतलब अगर बाजार में मांग अचानक बदल जाए, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए, तो सेल्स को दोबारा से लाइन अप करने में या बदलने में काफी खर्च और समय लग सकता है। अच्छा, ये तो एक बड़ी चुनौती है। हाँ, दूसरा, अगर किसी सेल में कोई एक मशीन धीमी पड़ जाए, मतलब बॉटलनेक बन जाए, तो पूरा सेल ही धीमा हो जाता है और अलग अलग सेल्स के बीच काम का लोड बराबर रखना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के फ्लो को बेहतर बनाता है, लेकिन उस फ्लो को बनाए रखने के लिए मशीनें भी तो सही चलनी चाहिए। बिल्कुल। यहीं पर शायद टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी टीपीएम का रोल आता है ना? ये क्या है असल में? बिल्कुल सही कनेक्शन है। देखिए, टीपीएम सिर्फ मशीनों को ठीक रखने का नाम नहीं है, जैसा कि नाम से लगता है। ये एक पूरी मैनेजमेंट फिलॉसफी है। फिलॉसफी? हाँ, इसे जापान की निप्पॉन डेंसो कंपनी ने विकसित किया था। इसका लक्ष्य है मशीनों, उपकरणों, प्रक्रियाओं और सबसे जरूरी कर्मचारियों के जरिए बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू बढ़ाना। कर्मचारियों के जरिए? हाँ, ये मानता है कि मेंटेनेंस सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि प्रोडक्शन में लगे हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है। अच्छा। इसका मूल उद्देश्य है कि सारे इक्विपमेंट हमेशा अपनी बेस्ट कंडीशन में रहें ताकि प्रोडक्शन में कोई रुकावट ना आए, कोई देरी ना हो। ये 5S की नींव पर खड़ा है: सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। और इसके 8 स्तंभ है? 8 स्तंभ जैसे? हाँ, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। इसका मतलब है कि जो ऑपरेटर मशीन चला रहा है वही उसकी रोज की छोटी मोटी देखभाल, सफाई और जांच करता है। अरे वाह! इससे क्या होता है कि बड़ी समस्याएं बनने से पहले ही पकड़ में आ जाती हैं। बाकी स्तंभों में फोकस्ड इंप्रूवमेंट यानी काइजन, प्लान मेंटेनेंस वगैरह शामिल हैं। तो ये सिर्फ ब्रेकडाउन होने पर रिपेयर करने से बहुत आगे की बात है। बिल्कुल, ये प्रोएक्टिव है। तो यहाँ परफॉर्मेंस को कैसे नापते हैं? मैंने ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस या OEE के बारे में पढ़ा था। हाँ, OEE ही टीपीएम की सफलता मापने का मुख्य पैमाना है। ये 3 चीजें देखता है: मशीनें कितनी देर उपलब्ध थी, अवेलेबिलिटी, वो अपने तय स्पीड पर कितना चली, परफॉर्मेंस, और उन्होंने कितना सही क्वालिटी का माल बनाया, क्वालिटी। उपलब्धता, प्रदर्शन और गुणवत्ता। सही। और इसकी गणना 6 बड़ी हानियों यानी 6 बिग लॉसेस को ध्यान में रखकर की जाती है। 6 हानियां? वो क्या है? इसमें शामिल हैं इक्विपमेंट का फेल हो जाना, सेटअप या एडजस्टमेंट में लगने वाला टाइम, मशीन का बेकार खड़ा रहना या छोटी मोटी रुकावटें, धीमी रफ्तार से चलना, कम यील्ड यानी उम्मीद से कम आउटपुट मिलना और क्वालिटी डिफेक्ट्स या रीवर्क। ओके, काफी डिटेल्ड है ये तो। हाँ, तो OEE का फॉर्मूला बनता है उपलब्धता गुणा प्रदर्शन गुणा गुणवत्ता। और अच्छा, OEE कितना माना जाता है? देखिए, वर्ल्ड क्लास कंपनियों का OEE करीब 85% तक होता है। हालांकि शुरुआत में 50% से ऊपर का लक्ष्य रखना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये साफ दिखाता है कि सुधार की गुंजाइश कहाँ है, अवेलेबिलिटी में, परफॉर्मेंस में या क्वालिटी में। जैसे वो स्रोत में KIV लिमिटेड का उदाहरण दिया था, उनका OEE 82.34% था। ये तो वर्ल्ड क्लास के काफी करीब है। बिल्कुल। ये आंकड़ा आपको बताता है कि फोकस कहाँ करना है। और हाँ, टीपीएम का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM से भी गहरा नाता है। अच्छा, कैसे? दोनों ही कंपटीशन में आगे रहने, लागत घटाने, ग्राहक को खुश रखने और सबसे जरूरी कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हैं। क्वालिटी और मेंटेनेंस दोनों में सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो संक्षेप में कहूं तो सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के फ्लो को स्मूथ बनाता है और TPM उस फ्लो को बनाए रखने वाली मशीनों और प्रोसेसेस की रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी पर फोकस करता है। बिल्कुल सही। दोनों मिलकर बर्बादी कम करते हैं और वैल्यू बढ़ाते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ प्रक्रियाएं नहीं सुधारते, बल्कि कर्मचारियों को ज्यादा जिम्मेदारी और अधिकार देकर काम करने के माहौल को भी बेहतर बनाते हैं।
एम्पावरमेंट होता है ये तो बहुत अच्छी बात है। आज की इस चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। जिस तेजी से आजकल बाजार और टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसमें ये सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग और टीपीएम जैसी मतलब थोड़ी जटिल प्रणालियां हैं, ये इनको लागू करना और फिर लगातार मेंटेन रखना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? कंपनियों को इसके लिए कितना फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल होने की जरूरत पड़ेगी? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी तो आज के माहौल में सर्वाइवल के लिए जरूरी है ही, और इन सिस्टम्स को बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश, ट्रेनिंग और मैनेजमेंट का कमिटमेंट चाहिए होगा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई वन टाइम फिक्स नहीं। इस पर जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। आज हम बिजनेस प्रोसेसेस को, मतलब काम करने के तरीकों को बेहतर बनाने के कुछ दिलचस्प तरीकों पर बात करेंगे। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो सिक्स सिग्मा, DMAIC, DMADV और हाँ, प्रोसेस इनोवेशन जैसी चीजों पर है। तो चलिए समझते हैं ये सब क्या है। बिल्कुल, ये जो सारे तरीके हैं ना, इनका मूल मकसद है क्वालिटी को सुधारना, जो कमियां हैं, डिफेक्ट्स हैं, उन्हें कम करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना। हाँ बिल्कुल, ग्राहक संतुष्टि और साथ ही प्रोसेसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, मतलब कम वक्त में कम लागत में ज्यादा काम। तो फिर सिक्स सिग्मा से ही शुरू करते हैं। हाँ। सुना है इसकी शुरुआत 1986 में मोटोरोला में हुई थी। कोई इंजीनियर थे, बिल स्मिथ। हाँ सही सुना है, बिल स्मिथ ने इसे शुरू किया था। सिक्स सिग्मा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसी भी प्रोसेस में, कोई भी काम करने के तरीके में जो गलतियां हैं या डिफेक्ट्स हैं उनको पहचानना और फिर उन्हें हटाना, जड़ से खत्म करना, ताकि आखिर में जो ग्राहक है उसको कोई परेशानी ना हो, उसे बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस मिले। अच्छा। इसके लिए वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स मतलब आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं, और एक खास तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी होता है जिसमें लोग ट्रेंड होते हैं इन मेथड्स में। तो गोल क्या है, मतलब कितना सुधार? लक्ष्य तो है लगभग 0 दोष तक पहुंचना, जीरो डिफेक्ट्स। 0 डिफेक्ट्स। ये तो सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। एक आंकड़ा भी है शायद 3.4 डिफेक्ट्स, कुछ ऐसा। हाँ, 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, DPMO कहते हैं इसे। पर मिलियन? हाँ। बाप रे। हाँ। ये सिक्स सिग्मा का स्टैंडर्ड है। इसका मतलब हुआ कि प्रोसेस 99.99966% सही चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा एक्यूरेसी की बात हो रही है। तो ये सिर्फ गलतियां गिनना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात सिर्फ गिनने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि वो गलतियां हो क्यों रही हैं, उनके रूट कॉल्स क्या हैं, और फिर ऐसे तरीके बनाना कि वो गलतियां दोबारा ना हो। ठीक है, ये समझ आया। अब इसमें 2 तरीके बहुत मशहूर हैं, DMAIC और DMADV। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये 2 मुख्य मेथडोलॉजीज हैं सिक्स सिग्मा की। DMAIC जो है वो इस्तेमाल होता है मौजूदा बिजनेस प्रोसेसेस को, मतलब जो काम पहले से चल रहे हैं उनको सुधारने के लिए। मौजूदा, जैसे कोई फैक्ट्री की लाइन है उसको बेहतर करना। बिल्कुल। इसके चरण हैं डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। मतलब पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करो, फिर उससे मेजर करो, एनालाइज करो कि क्यों हो रहा है, फिर इम्प्रूव करो और आखिर में कंट्रोल करो ताकि सुधार बना रहे। ये ज्यादातर रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव मतलब जब कोई दिक्कत आ रही हो तब इस्तेमाल होता है। हाँ, ज्यादातर जब पता है कि प्रोसेस में सुधार की गुंजाइश है या जरूरत है। और दूसरा वाला DMADV? DMADV इस्तेमाल होता है नए प्रोसेसेस या प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए, शुरू से ही सिक्स सिग्मा क्वालिटी लेवल पर। अच्छा, बिल्कुल नया कुछ बनाने के लिए। हाँ, इसके चरण हैं डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन और वेरीफाई। यहां इंप्रूव की जगह डिजाइन और कंट्रोल की जगह वेरीफाई है। तो ये प्रोएक्टिव हुआ, मतलब पहले से ही सोचकर बनाना कि गलती ना हो। बिल्कुल, ये ज्यादा प्रोएक्टिव है। ये तब भी काम आता है जब मौजूदा प्रोसेस को सुधारने से भी बात न बन रही हो और लगे कि भाई इसे नए सिरे से ही बनाना पड़ेगा। समझ गए। एक सुधारने के लिए, दूसरा बनाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इनोवेशन पर, खासकर प्रोसेस इनोवेशन। ये क्या चीज है? प्रोसेस इनोवेशन पे मतलब है कि आप उत्पादन माने प्रोडक्शन या डिलीवरी का कोई बिल्कुल नया या काफी बेहतर तरीका लागू करते हैं। इसमें नई तकनीक, नए टूल्स, नया सॉफ्टवेयर कुछ भी शामिल हो सकता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, फोर्ड मोटर कंपनी की असेंबली लाइन एक क्लासिक उदाहरण है। उन्होंने गाड़ी बनाने का तरीका ही बदल दिया। जो काम पहले 12.5 घंटे में होता था, 12.5 घंटे, वो उन्होंने घटाकर सिर्फ 90 मिनट कर दिया। इस एक इनोवेशन ने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। ये है प्रोसेस इनोवेशन का पावर। तो ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग माने BPR से अलग कैसे हुआ?
उसमें भी तो प्रोसेस बदलते हैं। वो बाइक बनाने वाला उदाहरण था शायद। हाँ, अच्छा सवाल है। बीपीआर फोकस करता है मौजूदा प्रोसेसेस को नाटकीय रूप से बेहतर बनाने पर, अक्सर उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, जैसे बाइक असेंबली लाइन में ऑटोमेटेड मशीनें लगा देना। ये बीपीआर हो गया। ठीक है। जबकि प्रोसेस इनोवेशन बिल्कुल नया रास्ता बना सकता है। जैसे उदाहरण था कि विशेषज्ञों की एक टीम को सारे पुर्जे दे दिए और कहा अब आप बनाओ बाइक अपने तरीके से। हो सकता है ये तरीका शुरू में एफिशिएंट ना हो, हाँ, हो सकता है ज्यादा टाइम लगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ प्रोसेस विजन मतलब काम करने का एक बिल्कुल नया नजरिया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीपीआर मौजूदा रास्ते को बेहतर बनाता है, पीआई शायद एक नया रास्ता ही खोल दे। अच्छा, तो अगर हम सब बातों को समेटे, सिक्स सिग्मा क्वालिटी सुधारने और डिफेक्ट्स हटाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। हाँ, जिसमें डीएमआईसी मौजूदा चीजों को ठीक करता है और डीएमएडीवी नई चीजें बनाता है, वो भी सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड्स पर। सही। और प्रोसेस इनोवेशन तो खेल ही बदल सकता है, बिल्कुल नए तरीके ला सकता है काम करने के। बिल्कुल सही कहा। तो निचोड़ यही है कि किसी भी बिजनेस के पास सुधार और नवाचार माने इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन दोनों के लिए कई रास्ते हैं। चुनाव इस पर निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप मौजूदा सिस्टम को बस ठीक करना चाहते हैं या कुछ बिल्कुल हटके नया बनाना चाहते हैं? और यहीं पर शायद एक बड़ा सवाल उठता है हाँ, कि क्या हमेशा मौजूदा चीज को बेहतर बनाते रहना ही सही है, या कभी-कभी वो हिम्मत दिखानी चाहिए कि पुरानी चीज को छोड़कर कुछ बिल्कुल नया ट्राई करे। बिल्कुल। यही सबसे दिलचस्प सवाल है। क्या एवोल्यूशन बेहतर है या रेवोल्यूशन? ये सोचने वाली बात है कि कब किस रास्ते पर चलना ज्यादा फायदेमंद होगा।